हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नमस्ते नवोदय एग्जाम पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टेंस की अगली क्लास के बारे में। यानी पिछली क्लास में आपने टेंस के बारे में, इनके परिचय के बारे में समझा था कि टेंस होता क्या है, टेंस के कितने टाइप होते हैं, इनके सब टाइप क्या होते हैं, और टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कैसे कैसे यूज किया जाता है। यानी किस प्रकार से आपने हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझा कि कौन कौन से एक टेंस टेबल के माध्यम से कि कौन से वर्ब किस प्रकार से कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। और अब हम अगली क्लास में इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। देखेंगे आप कि इसके अंदर जैसे प्रेजेंट सिंपल से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक का जो 12 स्ट्रक्चर बनते हैं, इनमें उन 12 स्ट्रक्चर को आप कंटिन्यू वन बाय वन सीखेंगे आप। तो चलते हैं क्लास की तरफ, आइए देखिए। अब सबसे पहले आप देखेंगे प्रेजेंट सिंपल के बारे में, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में आप देखिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है? देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे पहचाने, क्या इनकी पहचान होती है, इंग्लिश पहचान इनकी कैसे होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है इनमें, और किस किस प्रकार से इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब काम करते हैं, वो सारी चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहचान, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम दूसरे नाम इंडेफिनेटिव के नाम से भी जानते हैं। अब इनमें सबसे पहले क्या करते हैं, हिंदी पहचान क्या होती है, किस प्रकार से इस टेंस को पहचाने। तो देखो, हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे है? देखो, आपको ये नहीं देखना है कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है, हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, यानी ये नाम बहुत ही जरूरी है आपको। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हों। यदि आपको हिंदी वाक्य जब पढ़ रहे हो आप, तो क्रिया के अंत में आपको ऐसे शब्दों का यूज मिले तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप प्रेजेंट सिंपल टेंस पहचान रहे हैं। दूसरी बात आप देखिए, इनकी इंग्लिश पहचान होती है। हाँ, एडवर्ब की बात करते हैं तो कुछ हद तक ये चीज़ें काम करती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि टेंस के अंदर एडवर्ब ही आई, लेकिन आपको क्या है, जनरली आपको क्या चीज़ें, ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि इस एडवर्ब का अगर प्रयोग किया जाता है तो आप छोटी कक्षाओं के माध्यम से इन चीज़ को पहचान सकते हैं। बाकी आपको इनका यूज भी बताएंगे कि किस प्रकार एडवर्ब का यूज है, वो कई जगह काम करता है और कई जगह नहीं भी काम करता है। बाकी मोस्टली आप इन शब्दों को जब ध्यान करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एडवर्ब भी हमें प्रेजेंट सिंपल को पहचानने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। तो देखिए, ऑलवेज शब्द है, ऑलवेज को मतलब क्या होता है, हमेशा। नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। सेल्डम, पूर्णतया। ऑफन, प्राय। रेगुलरली, नियमित रूप से। फ्रीक्वेंटली, बार बार या बारंबार। जनरली, सामान्य तौर से। समटाइम्स, कभी कभी। डेली, रोजाना। मॉर्निंग, सुबह। इवनिंग, शाम। और ईच, एवरी। ऐसे कुछ एडवर्ब्स दिए हमने जिनका यूज प्रेजेंट सिंपल में किया जा सकता है। अब इनमें आप देखोगे, जैसे ईच शब्द है, ईच शब्द और एवरी शब्द है, इनको आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ईच डे हो सकता है, ईच वीक हो सकता है, ईच मंथ हो सकता है, या ईच ईयर हो सकता है। इसी प्रकार से एवरी, एवरी डे हो सकता है, एवरी वीक हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, एवरी ईयर हो सकता है। अब आप इनको देखिए, अब आप इनमें देखेंगे कि ईच और एवरी तो एक ही होता है, यानी ईच को भी तो प्रत्येक कहते हैं और एवरी को भी क्या कहते हैं, प्रत्येक कहते हैं। तो देखो, ईच और एवरी में डिफरेंस क्या है, यानी हम हाउ टू नो, हाउ टू आइडेंटिफाई द ईच एंड एवरी। इनमें क्या होता है कि ईच का मतलब तो होता है प्रत्येक एक, और एवरी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। ईच क्या बताता है, ईच इंडिविजुअल ट्री को बताता है। इंडिविजुअल तरीके का मतलब प्रत्येक एक के बारे में जानकारी देता है। जैसे मैं कहूँ द टीचर डिस्ट्रीब्यूट ए पेंसिल ई स्टूडेंट, ने कि एवरी स्टूडेंट, यानी ईच का मतलब प्रत्येक एक को दी जाती है। और अब जैसे आपको एवरी देखना है, तो एवरी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ ग्रुप में बताई जाती है। कैसे बताई जाती है, जैसे आप क्या करें, प्रेयर के अंदर खड़े हैं और आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि कल सभी विद्यार्थी किस में आएंगे, यूनिफॉर्म में आएंगे, पोशाक में आएंगे, या आपको ऐसे बोलना है कि गुड मॉर्निंग एवरीबडी, तो आप ये बात एवरी के साथ कह सकते हैं। बात समझ आ गई? तो इसी प्रकार से क्या है कि ईच और एवरी का प्रयोग भी किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को दर्शाता है। तो आपको समझ आया होगा, यानी ये तो हिंदी इसको पहचानने का तरीका है। ता है, ती है, ते है, ये क्रिया के बाद ऐसे शब्द आपको मिलते हैं तो आप जान सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है।
दूसरी बात, आप ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ओफन, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, समटाइम्स, डेली, मॉर्निंग, इवनिंग, ईच, एवरी, ऐसे शब्दों का यूज आपको मिलता है तो आप मान सकते हैं कि आप कौन सा टेंस पढ़ रहे हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। नेक्स्ट देखिए, अब इनमें क्या होता है, देखो अब इनके बाद हम पहचानते हैं इनके स्ट्रक्चर को। क्या पहचानते हैं? स्ट्रक्चर को। यानी अब देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल होता है, वो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में आता है, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या मिलेगा आपको, एस या ईएस मिलेगा। यानी या तो आपको सब क्या मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या मिलेगा, एस या ईएस मिलेगा। अब देखो क्या पता चलता है कब इनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाएं या कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को लगाएं। तो देखिए, यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, यानी आपको ये तो पढ़ा ही होगा आपने कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उनके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। और आपको ये पता भी होगा कि जैसे सिंगुलर वर्ब को कैसे पहचाने, यानी सिंगुलर वर्ब का मतलब है कि यदि वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हुआ है तो वो वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है। और यदि वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं है, यानी वो बेस फॉर्म के अंदर क्या है, यूज होती है, तो इसका मतलब है कि वो जो वर्ब है वो क्या है, प्लूरल शेप में। तो अब आप देखिए, यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर को ये भी मैंने लिखा है कि जैसे ही है, सी है, इट है, या किसी व्यक्ति का नाम, यानी नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम, थिंग्स, तो आप क्या पहचानेंगे कि वो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। यानी ही आ सकता है, सी आ सकता है, इट आ सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, तो आप इनको पहचान सकते हैं कि वो सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो आप उसके अंत में क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगा सकते हैं। अब फिर बची बात, कौन सा क्वेश्चन उठता है कि आप अब इसमें एस लगाएं या ईएस लगाएं। अब बात देखो, तो आप क्या देखोगे कि यदि कोई भी वर्ब का अंतिम अक्षर, देखिए यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स, ये आपको वर्ब के अंतिम अक्षर के रूप में मिले तो आप उनके अंत में किसका प्रयोग करेंगे, ईएस का प्रयोग करेंगे। और यदि आपको क्या हो, इन शब्दों का यूज नहीं मिले, इन शब्दों के अंत में ये अक्षर नहीं मिले, तो आप क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। देखिए आप, यदि वर्ब के अंत में आपको एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स हो तो आप क्या करें, ईएस का प्रयोग करें, और अन्यथा आपको क्या लगाना है, एस का प्रयोग करना है। तो क्लियर हो गया। सबसे पहले आपने देखा स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर में आपने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आई, एस ई एस आई। फिर आपने ये समझा कि एस या ईएस का प्रयोग किस प्रकार से करना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, एस ई एस आएगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब के साथ क्या आएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फिर आपने समझ लिया कि एस और ईएस का प्रयोग कहाँ करें, तो आप देख लोगे कि कोई भी वर्ब का अंतिम अक्षर है वो एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स और जेड आता है तो आप क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, और अदरवाइज क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। अब फिर इनके बाद देखो, यदि वाक्य क्या होगा, यदि वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको क्या लगाना है, आप देख रहे हैं यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो सिर्फ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस। नेक्स्ट देखिए, अब इनके बाद आप देखो, अब इनमें कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके माध्यम से हम इनको क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमने देखा मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य है। अब इनको कैसे पहचाने, सबसे पहले आप देखो, जैसे ये वर्ब है, पढ़ना वर्ब है, और इनके अंत में आपको क्या मिला, ता शब्द मिला है। ता शब्द किसके बाद मिला है, क्रिया के अंत में मिला है, तो आपको पता चल गया कि ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट सिंपल का। अब प्रेजेंट सिंपल में हमने स्ट्रक्चर लिखा था कि सब्जेक्ट के साथ क्या आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या मिले आपको, एस या एस, और इनके बाद क्या मिले, ऑब्जेक्ट मिले। तो आप इनको बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, तो सब्जेक्ट आपने क्या लिख दिया, मोहन। 2 नंबर पे आपको क्या लगाना है, अब पता चलना है आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस। तो पहचानो कि मोहन है, किसी का नाम है, किसी का नाम है तो वो सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर होगा तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, एस या ई एस। अब आप वर्ब को पहचानो। अब देखो वर्ब क्या है, पढ़ना है, तो पढ़ना है तो आप क्या लगाओगे, रीड लगाओगे, तो रीड लगा दिया। और रीड के बाद देख रहे हो आप, अंतिम इसका शब्द है वो क्या है, डी है,
डी है तो एस डबल एस एस एच सी एच और ओ एक्स में से नहीं है, तो इसका मतलब है आप क्या लगाओगे, एस लगाओगे, और इनके बाद क्या लिखोगे, ए बुक, तो बन गया मोहन रीड्स ए बुक। समझ आया होगा। दूसरी बात देखो, रोहित हमेशा विद्यालय जाता है, ये वाक्य है। अब इनमें दो चीजें डाली हैं, एक तो आप देख रहे हो इसके अंदर हमेशा शब्द आया है, दूसरी बात आप देख रहे हो वर्ब के साथ किसका यूज है, ता का यूज है। तो अब इनको कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या लेके आना है, सब्जेक्ट लेके आना है। सब्जेक्ट कौन है, रोहित, तो आपने क्या लिख दिया, रोहित लिख दिया। अब इनके बाद देखो, अब हमें क्या लिखना है, अब ये बात बची एडवर्ब की। एडवर्ब है वो मोबाइल एलिमेंट होता है। मोबाइल एलिमेंट का मतलब यानी मोबाइल को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो इसी प्रकार से इस एडवर्ब का यूज है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकते हैं आप। जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया रोहित ऑलवेज। अब इसमें देखो ये वर्ब है जाता, तो अब देख रहे हो आप वर्ब है, अब वर्ब के अंत में हम क्या लगा देंगे, गोज लगा देंगे, क्योंकि रोहित सिंगुलर सब्जेक्ट था और हमने भी वर्ब के साथ क्या लगा दिया, सिंगुलर ही वर्ब लगाई है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ईएस आएगा। दूसरी बात क्यों आएगा, क्योंकि इसका ओ का जो शब्द है गो वर्ब है, उसका अंतिम अक्षर क्या है, ओ है, और ओ के साथ क्या आ जाएगा, ईएस आ जाएगा। तो रोहित ऑलवेज गो टू स्कूल। अब बात बची कि टू कहाँ से आया, टू क्या है, जाना में, जैसे गो वर्ब है तो गो वर्ब के साथ टू प्रीपोजिशन का क्या होता है, यूज होता है। इस प्रकार से आपने देख लिया, रोहित ऑलवेज गोज टू स्कूल। क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट देखिए, वे शाम को फुटबॉल खेलते हैं, वे शाम को फुटबॉल खेलते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले आप देखो ते यानी वर्ब के साथ क्या है, ते शब्द का यूज हुआ है। दूसरी बात आप क्या पहचानोगे इनमें, अब श्याम को एडवर्ब का यूज किया गया है। दोनों अलग अलग पहचान हो गई, हिंदी भी पहचान मिल रही है आपको और इंग्लिश पहचान भी मिल रही है। अब इनको कैसे बनाएंगे, अब इनका इसी प्रकार से फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले आप किनको लेके आएंगे, सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अब वे को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब इनके बाद 2 नंबर पे क्या लगाएं, अब ये पहचानना है आपको कि इनके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब क्या लगाएं, सिंगुलर लगाएं या प्लूरल। तो आप देख रहे हो दे शब्द है, दे अपने आप में क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। तो प्ले शब्द लिखा है हमने, क्या लिखा है हमने, प्ले शब्द लिखा है, तो प्ले शब्द लिख दिया। अब क्योंकि इनके साथ एस एस लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा, तो दे प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, अब देखो 3 नंबर पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने फुटबॉल, और लास्ट में क्या बचा, शाम को, तो इसको लिखेंगे इन द इवनिंग। समझाया होगा, दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। अगला देखिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं यदि वाक्य में। अब ये तो एक सिंपल पार्ट था, एक सिंपल पार्ट को आपने समझ लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आई। अब कौन कौन से ऐसे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हैं जो इस सेंटेंस में या प्रेजेंट सिंपल में फॉलो किए जा सकते हैं। जैसे देखो, यदि वाक्य में हमें क्या दिखाना हो, स्टेट दिखाना हो, यदि आपको देख रहे हो कि वाक्य के अंदर स्टेट अवस्था का भाव दिखाना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इज एम आर वर्ब का यूज कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि ये इज एम आर आते ही ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि जब कंटिन्यूस का नाम ही पता चल रहा है कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव, यानी जिसके अंदर एक्शन कंटिन्यू होगा, जिसके अंदर एक्शन जारी रहेगा, वो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू होगा, कोई इज एम आर आने से नहीं हो सकता। ये तो एक वर्ब क्या है, स्टेट दिखाती है। तो यदि वाक्य में आपको स्टेट का भाव दिखाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, दिस बुक इज माइन, ही इज ए गुड बॉय। अब इनमें आप देख रहे हो इसमें इज एम आर का प्रयोग किया जा सकता है। अब पहला सेंटेंस देखो, ही इज ए गुड बॉय। अब इसमें ही शब्द क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी हमने क्या लगा दी, सिंगुलर, क्योंकि इज क्या है, सिंगुलर होता है। तो ही इज ए गुड बॉय, ये क्या दिखा रहा है सेंटेंस में, स्टेट अवस्था को दिखा रहा है। दूसरा देखो, दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन। अब इसमें भी आप देखो इज वर्ब का यूज कर रहे हो, दीज आर गर्ल्स, यहाँ लड़कियां हैं, दोज आर बॉयज, वहां लड़के हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस में जब क्या है, इज एम आर का यूज हो रहा हो। अब मैं लिखूं आई एम ए टीचर, जैसे देखो आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। अब इस सेंटेंस में देखो आई के साथ एम का यूज हो गया। अब ये कोई कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कंटिन्यूटी का भाव नहीं है, सिर्फ स्टेट दिखा रहे हो आप, कंटिन्यूटी का कोई एक्शन नहीं है। जब एम वर्ब के साथ कोई भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में आए, कोई भी क्या है, आईएनजी फॉर्म में उसके बाद यूज हो, तब आप समझोगे कि ये किसका भाग है, कंटिन्यूस टेंस का भाग है। अब इसमें कोई कंटिन्यूस का एक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, एक स्टेट दिखाने है। अब दूसरा देखो, यदि वाक्य में आपको क्या हो, पोजेशन दिखाना हो,
क्या दिखाना हो, यदि सेंटेंस में आपको पोजेशन यानी अधिकार का भाव दिखाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस में हैज हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ये कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है कि ये कोई प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, नहीं, कोई प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आता है। यानी हैज हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, तब आप समझोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन आप पोजेशन दिखाने के लिए आप सेंटेंस में हैज या हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए आप, अब जैसे यदि वाक्य में क्या हो, पोजेशन दिखाना हो, अधिकार का भाव दिखाना हो, तो आप सेंटेंस में हैज या हैव का वर्ब प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे आपको ये बताना है, अब मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पेन है, आप देख रहे हो कि मेरे पास एक पेन है, तो मैं कैसे कहूंगा, आई हैव ए पेन, यानी आई हैव ए पेन, इसके अंदर कोई वैसे यूज नहीं है। अब इनको ऐसे समझोगे कि ये कहाँ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आए, एस या ईएस आए, यही स्ट्रक्चर चल रहा है। आप देखिए इसमें भी यही चल रहा है। जैसे इसमें देखो, इसमें ही सब्जेक्ट था, इज क्या हो गई, वर्ब हो गई, और ए गुड बॉय आगे ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है, ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है बल्कि अन्य पार्ट ऑफ स्पीच का यूज हो रहा है इनमें। जैसे दिस बुक इज माइन, अब इसमें दिस बुक सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, और माइन इसका क्या हो गया, प्रोनाउन केस हो गया। इसी प्रकार से आप देखोगे आई हैव ए पेन है, तो आई इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैव वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और इनके बाद ए पेन क्या है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में इसका काम कर रहा है, ये मेन वर्ब है इसमें। ही हैज ए काउ, उसके पास एक गाय है, तो देखो ये पोजेशन दिखा रहा है। वी हैव 2 बाइक्स, हमारे पास 2 बाइक हैं, तो इसमें भी क्या है, पोजेशन है। तो आप देख रहे हो जैसे आई सब्जेक्ट है, आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैव आ गया। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आ गया। वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आ गया। यानी सेंटेंस में जिस प्रकार का सब्जेक्ट होगा वर्ब भी हम उन्हीं के अकॉर्डिंग लगाएंगे। यानी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर आए तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, यदि प्लूरल आए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करो। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि यदि आप सेंटेंस में पोजेशन दिखाना चाहते हैं, अधिकार दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, हैज और हैव वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, अब क्या है, यानी अब हम क्या करते हैं, अब जैसे नेगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि नेगेटिव कहाँ से आ गया। यानी जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो 4 प्रकार के सेंटेंस की स्टडी करते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी 4 प्रकार के सेंटेंस को रीड करते हैं। अब हमने पहले सिंपल सेंटेंस के तो भाग पढ़ लिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, हमारे पास एक पेन है, उसके पास गायें हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं। इस प्रकार के जो ये वाक्य थे ये साधारण वाक्य थे, और अब हम इन्हीं वाक्यों को क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। 4 प्रकार के वाक्य प्रेजेंट में, फिर इनके बाद प्रेजेंट सिंपल है ये तो, फिर कंटिन्यूस में, फिर परफेक्ट में, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में। इस प्रकार से आपको अलग अलग जब टेंस का भाग पढ़ाया जाएगा तो सब में इस अलग अलग सेंटेंस वाइज इनकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो अब आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस में इनको कैसे बनाते हैं। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल 2 ही टेंस के ऐसे 2 स्ट्रक्चर हैं, 2 पार्ट हैं जिनके सिंपल पार्ट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, इनके नेगेटिव पार्ट से। अब जैसे प्रेजेंट सिंपल में आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या मिला आपको, एस या एस का यूज मिला, लेकिन इसके नेगेटिव पार्ट से क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देखोगे पास्ट सिंपल में ही ऐसा होता है कि उसके ही नेगेटिव पार्ट से हमेशा हेल्पिंग वर्ब की स्टार्ट होती है। बाकी आप जब भी जो भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उन सभी स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या होगा कि आपको साधारण पार्ट से ही, सिंपल सेंटेंस से ही आपको हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल का जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए ने, अब मैंने ये और बताया आपको कि डज है वो किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। यानी डज का प्रयोग किसके साथ कर सकते हैं, विद सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और ये भी दिखाया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन कौन है। देखिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी वस्तु का नाम भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जानते हैं आप, जैसे पानी है, दूध है, ये चीजें क्या होती हैं, अनकाउंटेबल, जिनको गिना नहीं जा सके, जिनको क्या नहीं किया जा सके, जिनको काउंट नहीं किया जा सके, वो क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल कहलाता है। तो अनकाउंटेबल नाउन भी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो यानी इनके साथ आप क्या कर सकते हैं, डज का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, अब आप देखिए,
अब डू होता है, डू किनके साथ आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। तो देखो आप, यानी आप देख रहे हो कि डू का प्रयोग है वो किसके साथ होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। अब इसमें देखो आप, जैसे आई है, यू है, वी है, दे है, ये क्या होते हैं? ये प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब आप आई को देखोगे, आई के बारे में आपको एक दिन पहले भी बताया था कि आई अपना अलग अलग प्रकार से रूप चेंज करती है। कैसे करती है? देखो, जब आप क्या पढ़ोगे? प्रेजेंट टेंस पढ़ोगे, यानी आप जब प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हो, तो आपको आई किस रूप में मिलेगा? प्लूरल रूप में मिलेगा। जब आप पास्ट टेंस को पढ़ोगे, कौन से टेंस को पढ़ोगे? पास्ट टेंस को पढ़ोगे, तो आई आपको कहाँ मिलेगा? सिंगुलर रूप में मिलेगा। कौन से फॉर्म में मिलेगा? सिंगुलर फॉर्म में मिलेगा। और यदि आपको क्या पढ़ना है? कंडीशनल सेंटेंस पढ़ना है, क्या पढ़ोगे? कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ोगे, तो फिर आई आपको किस रूप में मिलेगा? प्लूरल रूप में मिलेगा। यानी ये अलग अलग फैक्ट है इनके। आई प्रेजेंट टेंस में क्या काम करता है? प्लूरल का फंक्शन करता है, पास्ट में सिंगुलर का फंक्शन करता है, और कंडीशनल सेंटेंस में वापस प्लूरल का फंक्शन करता है। ये सोचने वाली बात है, ध्यान करने वाली बात है। नेक्स्ट देखिए आप, देखो आगे। अब आगे आप देखोगे कि इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किस प्रकार से सेंटेंस हल किए जाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखो, नेहा पुस्तक नहीं पढ़ती है। नेगेटिव आ गया ना वाक्य में, नेहा पुस्तक नहीं पढ़ती है। अब इनको कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट लिखोगे। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट पहचानो कौन है, क्योंकि पूरा कार्य करने का काम किसका है? नेहा का। तो नेहा क्या है? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? नेहा नाम लिख दिया। 2 नंबर पे आपको क्या लगाना है? डू और डज में से पहचान करना है। अब देखो, नेहा किसी का नाम है, यानी नेम ऑफ पर्सन है, तो हमने क्या लिख दिया? पता चल गया कि नेहा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमारे पास वर्ब कौन सी है? डज है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमने 2 नंबर पे क्या लिख दिया? डज लिख दिया। 3rd नंबर पे हमें क्या करना है? नोट का प्रयोग करना है, तो क्या लगा दिया? नोट लगा दिया। फिर इनके बाद देखो वर्ब, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो देखो पढ़ना है, और पढ़ना क्या पढ़ना क्या होता है? रीड होता है, तो क्या लगाओगे? रीड लगा दिया। और बाद में क्या लिखोगे? बुक। अब देखो ए कहाँ से आया, इनके बारे में देखो, अब बीच में बता रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा, बाकी आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा तब ये चीज़ डीपली बताई जाएगी। जब कोई भी एक काउंटेबल चीज़ है, उन काउंटेबल से पहले, सिंगुलर से पहले किसका यूज़ कर सकते हो? आर्टिकल ए का यूज़ कर सकते हो। बाकी जब आर्टिकल की क्लास होगी तो इस चीज़ को डीपली बताऊंगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्लास से मतलब आपका दिमाग डाइवर्ट ना हो, इसलिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि आर्टिकल ए का यूज़ है वो किसी सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया? नेहा डज नॉट रीड ए बुक। दूसरा देखो, हम टीवी नहीं देखते हैं। अब इसमें पहले सबसे पहले हम को पहचानो। हम शब्द क्या है? देखो, हम प्लूरल है। हम प्लूरल है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम को इंग्लिश में लिख दिया वी। अब इनके बाद देखो, हम प्लूरल है तो वर्ब कौन सी लेके आएंगे? प्लूरल ही वर्ब लेके आएंगे। और आपके सामने देखो डू है, डू किसके साथ होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, तो हमने वी के बाद क्या लगा दिया? डू लगा दिया। 3rd नंबर पे किसका यूज़ करना है? नोट का यूज़ करना है। फिर इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म देखो देखना है। अब देखो देखने के लिए आप, अब ये चीज़ समझने वाली बात है। अब जैसे देखने के लिए बहुत सारी वर्ब है हमारे पास, जैसे सी वर्ब भी है। देखो, सी का मतलब भी देखना होता है। फिर इनके बाद आप देखोगे लुक वर्ब है। लुक वर्ब का मतलब भी क्या होता है? देखना होता है। और इनके बाद आप देखोगे वॉच वर्ब है। क्या वर्ब है? वॉच। और वॉच का मतलब भी क्या होता है? देखना होता है। इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखिए आप। यानी 3 चीज़ें हमारे पास, सी है, लुक है और वॉच है। यानी सी का मतलब भी देखना, लुक का मतलब भी देखना, और वॉच का मतलब भी देखना। इनमें क्या फर्क है? हाउ मेनी डिफरेंस बिटवीन सी, लुक एंड वॉच? मेमोराइज कीजिए आप। तो आप देखोगे कि जब आप देख रहे हो लेकिन ध्यानपूर्वक नहीं देख रहे हो, तब क्या लगाओगे? सी लगाओगे। जब किसी चीज़ को कंसंट्रेट कराने के लिए कोई चीज़ बोलोगे तो आप लुक वर्ब का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि ऑल द स्टूडेंट लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यानी सारे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक बोर्ड की तरफ देखें आप, तो मैं क्या कहूँगा? लुक वर्ब का यूज़ करूँगा। और जब कोई भी चीज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हो, टीवी पर देख रहे हो, कोई प्रकार की आप चीज़ स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हो, तो आप किस वर्ब का यूज़ करोगे? वॉच। और टीवी, अब टीवी के लिए क्या है? स्क्रीन है, तो आप लिखोगे वी डू नॉट वॉच टीवी। समझाई बात? तो इस प्रकार से हमने ये बताया कि नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो आपको ये चीज़ें शायद समझ आई होगी आपको, यानी आप देख रहे हैं कि इन चीज़ में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ों के बारे में आपने देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस था। प्रेजेंट सिंपल टेंस लेके आया मैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान बताई,
बहुत सारे आपको ऐसे एडवर्ब इकट्ठे करके ये चीज़ें बताई है ताकि आपको अलग अलग किताबों को खंगालना ना पड़े। अब आप एडवर्ब के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। अब जैसे प्रेजेंट ये आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही रूप भरना आता है, तो आप क्या करते हो कि आप अलग अलग पार्ट से, जैसे ये सेंटेंस आ गया कि ही ऑलवेज गो टू स्कूल। अब जैसे सेंटेंस देखो ऐसे आ गया, आप ध्यान दोगे, ही ऑलवेज ब्लैंक गो टू स्कूल। ध्यान दें, ही ऑलवेज गो टू स्कूल, ये सेंटेंस है देखो। और इस सेंटेंस में आप क्या करोगे कि ऑलवेज शब्द आया है। अब इनको ये पहचानने का आपका आसान तरीका हो जाएगा कि सेंटेंस में क्या आया है, ऑलवेज आया है, ही ऑलवेज गो टू स्कूल, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो अब आपको क्या करना है, वर्ब भरनी है। तो सब्जेक्ट को पहचानो पहले, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे, एस या ईएस लगाओगे। और एस या ईएस लगाओगे फिर भी आप पहचानोगे कि जैसे गो है, गो वर्ब का अंतिम अक्षर है वो ओ है, और ओ के साथ क्या लगाया जाता है, ईएस, तो क्या लिख दोगे, ही गोज टू स्कूल। इस प्रकार से ये आपके वर्ब भरने के लिए ये एडवर्ब हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। फिर आपने इनके बारे में ये चीज़ें समझ ली कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर किस प्रकार से आते हैं, प्रेजेंट सिंपल के क्या होते हैं, नेगेटिव के क्या होते हैं, किस किस प्रकार से इन चीज़ों को आप फॉलो कर पाते हैं। तो अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लगातार क्लास को देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।